जय हिंद। वाटर पॉल्यूशन के बारे में हम बात कर रहे थे। वाटर पॉल्यूशन की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल मेजर्स के बारे में। वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के बारे में, पढ़ेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में और फाइनली बात करेंगे केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल मेजर्स के बारे में। और वाटर पॉल्यूशन को लेके ये जो कंट्रोल मेजर्स की बात हम करेंगे, ये ऐसे कंट्रोल मेजर्स हैं जिनको आप जनरल अंडरस्टैंडिंग के साथ में भी लिख सकते हो। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि इन कंट्रोल मेजर्स के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहले कंट्रोल मेजर की अगर बात करें तो बात की गई है एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। ये जो वाटर पॉल्यूशन है इसको लेके हमें अपने इंडिविजुअल्स को, अपने मासेस को अवेयर करने की, एजुकेट करने की ज़रूरत है। बताने की ज़रूरत है कि वाटर कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। बताने की ज़रूरत है कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है इकोलॉजी में, वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है एनवायरनमेंट में, वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमी में, वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है इन जनरल लाइफ के लिए। जब ये मासेस, जब ये इंडिविजुअल्स वाटर को लेके एडुकेट होंगे, अवेयर होंगे, तो ये जो पानी हम वेस्ट करते हैं इसमें कमी देखने को मिलेगी। ये जो पानी हम पॉल्यूट करते हैं इसमें कमी देखने को मिलेगी। ये जो पानी हम रिसाइकल, रीयूज़ कर सकते हैं और नहीं करते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है? सबसे पहली चीज़ है एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करना। और ये जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है ये ऐसा पॉइंट है कि ये सिर्फ वाटर पॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है, ये किसी भी तरीके के पॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में सही बात है कि हमें अपने इंडिविजुअल्स को और मासेस को एडुकेट करने की ज़रूरत है, अवेयर करने की ज़रूरत है। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स देखने को मिलती हैं, नो डाउट इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स देखने को मिलती हैं इनके ऊपर हमें अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करने की ज़रूरत है। इनके ऊपर हमें स्ट्रिक्टली एनवायरमेंटल लॉस को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स देखने को मिलती हैं इनको हमें बताने की ज़रूरत है कि ये जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है इसको रिलीज़ करने से पहले, इसको वाटर बॉडीज़ में छोड़ने से पहले ट्रीट करने की ज़रूरत है। बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा हॉट वाटर को सीधे सीधे वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर देती हैं और इसकी वजह से थर्मल पॉल्यूशन देखने को मिलता है। ये जो हॉट वाटर रिलीज किया जाता है इसको भी हमें प्रिवेंट करने की ज़रूरत है, रोकने की ज़रूरत है। तो दूसरा, अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इसको हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है। तीसरा, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर। आम तौर पे ये देखने को मिलता है कि जो सीवेज वाटर होता है उसको सीधे सीधे वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर दिया जाता है और उसकी वजह से ये जो पूरी की पूरी वाटर बॉडी है ये पॉल्यूट हो जाती है। ये जो सीवेज वाटर है इसको हमें रिलीज करने से पहले एडुकेटली ट्रीट करने की ज़रूरत है। और फिर डोमेस्टिक वेस्ट। ये जो डोमेस्टिक वेस्ट है आम तौर पे आप देखते होंगे कि वाटर बॉडीज़ के इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं वो आम तौर पे ये जो डोमेस्टिक वेस्ट है इसको वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर देते हैं, वाटर बॉडीज़ में डंप कर देते हैं। हमें इंश्योर करने की ज़रूरत है कि एक तो ये जो डोमेस्टिक वेस्ट है ये वाटर बॉडीज़ में डंप ना किया जाए, और अगर किया भी जा रहा है, रिलीज किया भी जा रहा है, तो उसको पहले एडुकेटली ट्रीट किया जाए। और ये जो चौथा पॉइंट है ये पार्ट है इस एनवायरमेंटल एजुकेशन का। फिर एग्रीकल्चर में बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है, पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं इसके दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इनको हम कम से कम यूज़ करें, लेस यूज़ करें और इनकी जगह पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करें, इनकी जगह पे एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनिमल रेजिड्यू को प्रमोट करें। और दूसरा क्या हो सकता है कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जा रहे हैं ये इवेंचुअली वाटर बॉडीज़ में कैसे आते हैं? ये इवेंचुअली वाटर बॉडीज़ में एग्रीकल्चरल रन ऑफ के थ्रू आते हैं। ये जो एग्रीकल्चरल रन ऑफ है इसको हमें प्रिवेंट करने की ज़रूरत है, इसको हमें वाटर बॉडीज़ तक ना पहुँचे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद लेजिस्लेशन ऑफ स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज।
हमें एनवायरमेंटल लॉज को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है और स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल लॉज बनाने की ज़रूरत है, और जो वायलेटर्स हैं उनके लिए हमें रिगरस पनिशमेंट के प्रोविजंस रखने की ज़रूरत है। फिर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवर्नमेंट को सिविक बॉडीज़ के लिए और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के लिए एडुकेट फंड्स देने की ज़रूरत है, और एडुकेट फंड्स के साथ साथ एडुकेट पावर्स देने की ज़रूरत है टू कंट्रोल दिस वाटर पॉल्यूशन। और जितने भी पॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं उनका एक यूनिवर्सल सॉल्यूशन ये भी है कि हमें एफॉरेस्टेशन करने की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है। जब एफॉरेस्टेशन देखने को मिलेगा तो इस एफॉरेस्टेशन की वजह से जो रेट ऑफ सॉइल एंड सॉल्ट इरोजन देखने को मिलता है वो रिड्यूस होगा, और इसकी वजह से इवेंचुअली जो वाटर पॉल्यूशन है उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। फिर एक एक्वेटिक वीड है वाटर हैसिंथ। वाटर हैसिंथ नाम का ये जो एक्वेटिक वीड है ये वाटर को प्यूरिफाई करता है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने के लिए ब्रेगोली जो है वो पेपर इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है। ये जो ब्रेगोली है इसको यूज़ किया जा सकता है ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने के लिए। और सबसे लेटेस्ट क्या है, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करो। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको री इंजीनियर किया जा सकता है टू न्यूट्रलाइज हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स इन वाटर। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसको भी आज की डेट में यूज़ किया जा सकता है, और इस तरीके से ये जो वाटर पॉल्यूशन है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्टेप्स ले सकते हैं। अब देखो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये जनरल पॉइंट्स हैं, ये ऐसे पॉइंट्स हैं कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो ये चीज़ें ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन रिपीट होती हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको बेसिक तौर पे याद रखना, बाकी अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप खुद से भी लिख सकते हो। अच्छा, कुछ केमिकल्स हैं और उन केमिकल्स की वजह से क्या हेल्थ इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं उनको देख लेते हैं। मरकरी की अगर बात करें, वाटर में अगर मरकरी का कंटेमिनेशन ज़्यादा हो जाए, मरकरी पॉइजनिंग हो जाए, तो एक डिजीज़ देखने को मिलती है जिसे बुलाया जाता है मीना-माता डिसीज़। ये जो मीना-माता डिसीज़ है इसकी वजह से लिम्स में नमनेस देखने को मिलती है, लिप्स में और टंग में नमनेस देखने को मिलती है, डेफनेस देखने को मिलती है, विजन इश्यूज देखने को मिलते हैं, मेंटल इश्यूज देखने को मिलते हैं। याद क्या रखना है, मरकरी पॉइजनिंग की वजह से मीना-माता डिसीज देखने को मिलती है। कैडमियम का कंटेमिनेशन अगर वाटर में ज़्यादा हो जाए तो इताई डिसीज देखने को मिलती है, या इसको आउच डिसीज भी बुलाया जाता है। और ये जो इताई डिसीज है ये बोन्स की और जॉइंट्स की बड़ी ही पेनफुल डिसीज है। फ्लोराइड की अगर बात करें, फ्लोराइड का अगर कंटेमिनेशन ज़्यादा देखने को मिले वाटर में तो स्केलेटल फ्लोरोसिस देखने को मिलती है, और ये जो स्केलेटल फ्लोरोसिस नाम की बीमारी है इसकी वजह से बोन्स में जॉइंट्स में हार्डनिंग देखने को मिलती है। फिर अगर बात करें नाइट्रेट की, अगर नाइट्रेट का कंटेमिनेशन देखने को मिले वाटर में तो इसकी वजह से मैथा हीमोग्लोबिनेमिया देखने को मिलता है। मैथा हीमोग्लोबिनेमिया या फिर इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बुलाया जाता है। होता क्या है, ये जो नाइट्रेट है ये हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट करता है और उसकी वजह से जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है उसमें दिक्कत आती है। अब अगर पानी में नाइट्रेट का कंटेमिनेशन ज़्यादा हो गया और इस पानी को अगर कंज्यूम कर लिया गया है तो इवेंचुअली क्या देखने को मिलेगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलेगा। आर्सेनिक का कंटेमिनेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो ब्लैक फुट डिसीज देखने को मिलती है, डायरिया देखने को मिलता है, लंग कैंसर और स्किन कैंसर देखने को मिलती है। लेड का कंटेमिनेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो परसिस्टेंट फटीग देखने को मिलेगा, लगातार फटीग देखने को मिलेगा, इरिटेशन देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, इंसोम्निया देखने को मिलेगा और नर्व डैमेज देखने को मिलेगा। ये जो केमिकल्स हैं और इनकी वजह से क्या हेल्थ इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मरकरी पॉइजनिंग की वजह से मीना-माता डिसीज देखने को मिलती है। कैडमियम कंटेमिनेशन की वजह से इताई डिसीज देखने को मिलती है। फ्लोराइड कंटेमिनेशन की वजह से स्केलेटल फ्लोरोसिस देखने को मिलता है। अगर बात करें नाइट्रेट की तो इसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। आर्सेनिक कंटेमिनेशन की वजह से ब्लैक फुट डिसीज देखने को मिलती है और लेड कंटेमिनेशन की वजह से फटीग देखने को मिलता है, इरिटेशन होता है, नर्व डैमेज देखने को मिलता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली यहाँ तक सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेट हुई होंगी। बाकी ये जो केमिकल्स हैं और इनके जो हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं इनके बारे में पहले भी कहीं कुछ जगहों पर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक जगह पे स्ट्रक्चर करके यहाँ पे लिख दिया गया है।
होपफुली चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, वाटर पोल्यूशन के कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, केमिकल्स और उनके हेल्थ इंपैक्ट्स क्या हैं, वो होपफुली आपको समझ में आया होगा। जब वाटर या वाटर पोल्यूशन की बात होती है तो 3 टर्म्स जो हैं वो आमतौर पर देखने को मिलते हैं। एक डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, दूसरा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और तीसरा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नाम से क्लियर है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन अ लिक्विड। जैसे वाटर में जितना अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन देखने को मिलता है उसी को क्या बोल देते हैं? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बोल देते हैं। और ये जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है ये एक्वेटिक लाइफ के लिए, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए बड़ा असेंशियल कंपोनेंट है, बिकॉज ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये रेस्पिरेशन में इसी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर वाटर बॉडी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो लेस देन 8 मिलीग्राम पर लीटर है तो पानी जो है वो प्रोबेबली कंटेमिनेटेड है। और अगर पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो लेस देन 4 मिलीग्राम पर लीटर है तो वो जो पानी है वो हाईली पॉल्यूटेड है। और वाटर का टेम्परेचर जितना ज़्यादा हाई होगा, जितना हायर वाटर टेम्परेचर होगा, उतना लोअर रेट ऑफ ऑक्सीजन डिसोल्यूशन देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई उतना लोअर रेट ऑफ ऑक्सीजन डिसोल्यूशन, विच मीन्स कि जो वार्म वाटर होता है वो कम ऑक्सीजन को होल्ड कर पाता है। और पानी में जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट देखने को मिलेगा उतना डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में कमी देखने को मिलेगी। क्यों? जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट आएगा तो जो डीकम्पोजिशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो ऑर्गेनिजम्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब एक्टिविटीज इंक्रीज होंगी तो ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम होगी तो इवेंचुअली जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। देखो, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है ये तो नाम से क्लियर है, आपको समझ में आता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो वाटर का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना लोअर रेट ऑफ ऑक्सीजन डिसोल्यूशन देखने को मिलेगा। दूसरा, जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट होगा पानी के अंदर उतना कम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। और तीसरा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अगर लेस देन 8 मिलीग्राम पर लीटर है तो उस पानी को कंटेमिनेटेड माना जाता है। और अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेस देन 4 मिलीग्राम पर लीटर है तो पानी हाईली पॉल्यूटेड होता है। फिर इसके बाद बात आती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है? देखो, एरोबिक डीकंपोजर्स के लिए, ऐसे डीकंपोजर्स जो कि ऑक्सीजन को यूज करते हैं, उनके लिए बायोकेमिकल डिग्रेडेशन के लिए, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिग्रेड करने के लिए कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? ध्यान देना, क्या बोला जा रहा है? पानी के अंदर जितना भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, जितना भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, उसको डिकम्पोज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बुलाया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। पानी के अंदर बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को या मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बुलाया जाता है। और इंपॉर्टेंट क्या है? हायर द बीओडी लोअर द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल। जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना लोअर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी। क्यों? बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन ऑर्गेनिक मटेरियल है, इसको डिग्रेड करना है, इसको डिकम्पोज करना है और उसके लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन जो वो कंज्यूम होगी, और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगी उतना लोअर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल देखने को मिलेगा।
लेकिन ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये अच्छा मेथड नहीं है, या फिर ये कहें कि ये रिलायबल मेथड नहीं है टू नो दी पॉल्यूशन लोड इन दी वाटर। पानी में पॉल्यूशन का लोड कितना है उसको कैलकुलेट करने के लिए बीओडी जो है वो रिलायबल मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज बीओडी में हम सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं। वेरी सिंपल। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब पानी के अंदर जितना भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बुलाया जाता है। और फिर लास्ट केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी के अंदर जितना भी टोटल ऑर्गेनिक मैटर है, टोटल ऑर्गेनिक मैटर से मतलब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, जितना भी टोटल ऑर्गेनिक मैटर है उसके ऑक्सीडेशन के लिए जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बुलाया जाता है। देखो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम सिर्फ बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल की, लेकिन केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल बेसिकली टोटल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में बात करते हैं। और यहां भी ऑब्वियस है, सीओडी जितना ज्यादा हायर होगा उतना डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल कम देखने को मिलेगा। इजी और सिंपल सी बातचीत है, और इसके साथ वाटर पॉल्यूशन ये जो टॉपिक है ये टॉपिक खत्म हो गया। बेहद इजी टॉपिक है, लेकिन हाँ आपको जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। आज की बातचीत हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।